वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बच्चों 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। आप सब जानते हैं हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जो आपकी जो आने वाली एग्जाम्स है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप मेरे साथ मेरे टेस्ट सीरीज में मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रही हूँ आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे और आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। बच्चों जो मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज ली है आपको इसमें क्या करना है, जो मेरी टेक्निक्स है आंसर लिखने की जो टेक्निक है वो काफ़ी बिल्कुल एग्जाम में जो आंसर की आती है बोर्ड में किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं वो पूरी उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। आप उसको फॉलो कीजिए, एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आइए, ये मेरी गारंटी है। उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। हमने जो स्टार्ट किया हुआ है टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट। आप सब जानते हो सीबीएसई में इसके लिए ज्यादा ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स इसके लिए वेटेज ज्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरमेंट। पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंट में किस तरह से जाते हैं, चलिए हम इसका मैं आंसर पढ़ देती हूं। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस। They mix up with soil and water. Plants absorb them from the soil. When we eat them, they go into our body and animal's body through the food chain. When carnivores eat them, they transfer to them. In this way, pesticides easily contaminated the air, soil, water and affect the environment. फूड चेन से ये पास होते जाते हैं और बाद में ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। इस तरह से ये एनवायरनमेंट को पल्यूट कर देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हाउ इनडिस्क्रिमिनेट use of pesticides may result in the degradation of the environment. ये तो आप सिंपल है हमारा, indiscriminate use of pesticides may result in the degradation of the environment. environment को हम pollute करते हैं। इसका एग्जाम्पल है DDT। हम सब जानते हैं DDT is pesticides used to kill pests in the crop fields. When it is used in large quantity, it can be passed along the food chain from crops to human or birds or animals and harm them. DDT is extremely poisonous substance. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, एग्जाम में आने की काफी पॉसिबिलिटी है। DDT was sprayed in a lakes to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन ऑफ लेक। लेक के अंदर आपको पता है हम इसको स्प्रे करते हैं, तो ये कैसे लेक के जो ऑर्गेनिजम्स है इस पे अफेक्ट डालेंगे। आंसर मैं क्विकली पढ़ देती हूँ। DDT being a non-biodegradable pesticide will enter the food chain from the first trophic level planktons। ठीक है, प्लैंकटन से ये आगे आएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स accumulate at each trophic level called biomagnification. Topmost consumer will have the highest level of DDT. क्लियर है ये? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। Differentiate between biodegradable and non-biodegradable substances with the help of one example each. पहले मैं आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम नॉन बायोडिग्रेडेबल देखेंगे। Waste materials which can be broken down into harmless substances in the nature by the action of microorganisms such as certain bacteria are called biodegradable waste. हमको पता है कि जो डिकम्पोजर्स हैं ये उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल है काऊ डंग, वूल है, पेपर है, कंपोस्ट है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देख लेते हैं।
Waste materials which cannot be broken down into harmless substances by the action of microorganisms in nature are called non-biodegradable waste. इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पॉलिथीन, ग्लास एक्सेट्रा, मेटल्स, ये सब आएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। और हम सब जानते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए बहुत, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। चलिए अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूं। Why some substances are degradable and others are not? इसी का सेकेंड पार्ट है, if all the waste we generate in is biodegradable, what impact may this have on the environment? यदि हम बायोडिग्रेडेबल ही सारा वेस्ट मटेरियल होगा तो क्या ये भी अच्छा होगा? नहीं। पहले तो हम देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। Some substances are biodegradable because microorganisms decompose them. But some substances are non-biodegradable because decomposers can't break down them into simple substances. वो तो हमने अभी देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। If all the waste we generate is biodegradable, it will have impact on the environment. ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। हम देख लेते हैं क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट ओनली व्हेन द अमाउंट इज वेरी लार्ज। अमाउंट थोड़ी है तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, बट अमाउंट बहुत लार्ज है तो वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर सकते हैं। कैसे? इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल इन एयर एंड मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मिजरेबल। उसकी स्मेल तो बहुत खराब आएगी। हम सब जानते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोज तो करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, और हम बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल डाल देंगे तो इसकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस तो बहुत ज्यादा होगी, तब तो पूरा फाउल स्मेल आएगी, हम वहां रह नहीं सकते आसपास। नेक्स्ट है, फ्लाइज ब्रीड ऑन इट एंड कैरी द जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीजेस, जैसे टाइफॉइड है, डायरिया है, टीबी है, कॉलेरा है एक्सेट्रा। Thus the impact on the environment will depend upon the system of collecting, transporting and disposal. आपको ये क्लियर हो गया है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the harm of clay cups? आप जानते हैं ना क्ले कप्स, अब उनको बैन कर दिया है, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। उनको यूज करने के क्या हार्म्स हैं हम देख लेते हैं। क्ले कप्स contain a chemical called styrene, STYRENE। ये केमिकल होता है that causes side effects such as fatigue, headache, hormonal issues, lack of focus and irritation। तो ये सारे इस केमिकल के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से ये इसको क्ले कप को बैन कर दिया है, जिसके अंदर जो स्टाइरीन है ये केमिकल प्रेजेंट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द प्रोसेस दैट इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप सब जानते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ज़्यादा एक्सेस में जब फॉसिल फ्यूल हो जाता है, तो आपको सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या मेन रीजन आजकल वही है। इसका आंसर मैं क्विकली पढ़ देती हूँ। द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग due to excessive burning of fossil fuels. They release carbon dioxide into the atmosphere, adds to the layer of greenhouse gases in the atmosphere, causes global warming. आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक 0.03 से ज़्यादा यदि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Name the wastes which are generated in your house daily. What measures would you take for their disposal? हम तो घर में हमको पता है हमारा जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, और भी पेपर है, प्लास्टिक है, हम और मेटल कैंस हैं, हम इसको सबको डंप करते जाते हैं। तो इनकी क्या हमको मेजर्स लेने चाहिए जिससे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है या हम जो ग्लोबल वार्मिंग है या और भी इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं इसको हम कम कर सकें। चलिए मैं आपको आंसर पढ़ देती हूँ। इसका मैं आंसर पढ़ देती हूँ। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस हाउस होल्ड आर नोन एज गार्बेज। ठीक है, हमारे घर में जो जितना भी वेस्ट आता है हम उसको मेन गार्बेज कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ
leftover food, vegetable peels, fruit, plants, leaves, paper, plastic, glass articles, etc. Also, wastewater sewage is also generated. यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है. अब इसके डिस्पोजल के लिए की मेथड कौन से लेना चाहिए, इसमें कौन से मेजर्स यूज करना चाहिए, वो मैं क्विकली आपको पढ़ देती हूँ. फर्स्ट है रीसाइक्लिंग. पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्पोज्ड बाय रीसाइक्लिंग. दे कैन बी सेंट टू इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट बैक इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स. हम सब जानते हैं मेटल्स है, प्लास्टिक है, ये जब हम इनको डिस्पोज करते हैं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें इंडस्ट्री के अंदर वापस रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए. सेकेंड में आपके लिए पढ़ देती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. हम सब जानते हैं कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ह्यूमस देता है और ये केमिकल फ्री होता है. तो हम सब जानते हैं जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीव्स, पेपर आर ऑर्गेनिक मैटर कैन बी डम्प्ड इन अ पिट डक इन द ग्राउंड. With the help of decomposers, it is converted into compost. हम इनको सब एक बड़े बड़े पिट्स बना के इसके अंदर डंप करते जाते हैं, लेकिन ये लिमिट में होना चाहिए. और जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है. नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट. It is a water waste generated from kitchen, toilets, washing clothes, and it is collected in underground pipe. It should be treated before discharging in sewage treatment plant. हम यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सॉइल के अंदर चला जाता है, वाटर बॉडीज में मिक्स हो सकता है. तो यदि हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल के इसके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और हम बाद में ये वाटर ग्राउंड में जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज? What are byproducts of fertilizer industries? How do they affect the environment? ठीक है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें मेन बाय प्रोडक्ट कौन से होंगे और ये कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे? आंसर पढ़ देती हूं मैं. बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 NO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. They give rise to acid rain with the increase in nitrogen fertilizers. The level of nitrate ions exceeds. हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करते हैं तो जो नाइट्रेट आयन है वो एक्सीड हो जाता है. ये करोजिव, ये सारे के सारे करोजिव होते हैं इन नेचर. हाईली डिस्ट्रक्टिव टू एनवायरमेंट. दे पल्यूट द एनवायरमेंट. ग्रीन हाउस गैसेस द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. एसिड रेन्स हार्म प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. तो आपको क्लियर हो गया होगा. मेन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एसिड रेन का कॉज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये एक अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है. चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन द एनवायरमेंट. ठीक है, अब आप देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के क्या होते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन द एनवायरमेंट. हम इसको देख लेते हैं. इरिगेशन, आप सब जानते हैं बहुत एक्सेस के अंदर जो वाटर आता है ये मेन कॉज है. वाटर लॉगिंग इसका जो है मेन कॉज है. हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं. कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्टेड इन लोअर ऑफ वाटर टेबल. अंदर हम कंटिन्यूस वाटर यूज करते जाते हैं तो जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है, ये कम होता जाता है. ओवरऑल हम शॉर्ट में यदि लिखना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं इट इंक्लूड्स, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है इसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, इट इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डेड जोन्स, pollution and soil erosion.
तो ये मैंने आपको हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको, बहुत आपके ऊपर प्रेशर या बर्डन भी नहीं आना चाहिए। आप इसको आराम से देखो, उसको समझो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए अब इससे आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप उसको आराम से पढ़िए, लेकिन आपको याद रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बहुत सारे आपके कोई डाउट्स है तो पूछना है।